हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीम्स एजुकोर ऑनलाइन। आई एम डरबिट शर्मा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा सेल द यूनिट ऑफ अ लाइफ। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। अगर आप इसे देखेंगे, अगर आप मेडिकल एंट्रेंस के अकॉर्डिंग देखें तो इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका हर ईयर क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है और मैक्सिमम आपका 4 से 5 क्वेश्चन भी देखे जाते हैं और कई कई बार 8-8 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से देखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए खैर सारे कुछ हम लोग आज कवर करने वाले हैं आपके वन शॉट वीडियो में। ठीक है, देखिए हमने वन शॉट में क्या क्या रखा है। हमने आपको वन शॉट में हम कराने वाले हैं, सबसे पहले कराएंगे हम एनसीईआरटी। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। प्लस आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे टॉपिक से रिगार्डेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक, और आपको थोड़ा बहुत कुछ अगर हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगी तो उसकी भी आपको शीट बना के दे दी जाएगी। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आपका सेल द यूनिट ऑफ अ लाइफ। देखिए एनसीईआरटी को समझेंगे पहले तो देखिए सबसे पहली बात है व्हाट इज़ अ सेल। एनसीईआरटी कहती है सेल क्या है। ठीक है, आप लोग बचपन से जानते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आप जानते हैं अगर सेल ना हो तो कोई स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं होगी और आपका जो है जो भी आपका फंक्शन परफॉर्म होता है उसमें आपका सेल इन्वॉल्व होता ही होता है। ठीक है, और देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग असेंशियल फंक्शन ऑफ अ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, देखिए जो सेल होता है आपका वह आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है और अपना असेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, एक सिंगल सेल भी है तो वह भी अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाएगा और असेंशियल फंक्शन परफॉर्म करेगा। मीन्स एक सेल में भी लाइफ है। ठीक है, या ये कहिए कि जहाँ सेल है वहीं लाइफ है, ये बात भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात करते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर चलते हैं, एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर कब करा गया। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सेल की आपकी डिस्कवरी हुई थी 1665 में, मीन 17th सेंचुरी में। रॉबर्ट हुक डिस्कवर किया था ये आपका सेल। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा, इन्होंने जो है जब इज मीन्स जब अंडर माइक्रोस्कोप देखा था तो इन्हें कुछ स्ट्रक्चर मिले थे और वहाँ पे उन्हें थोड़े थोड़े स्पेस देखने मिले थे और उस स्पेस को इन्होंने कहा दिया था कि यही है सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब क्या था, सेल। ठीक है, इन्होंने कह दिया भाई ये सेल है और जो इन्होंने सेल देखी थी रॉबर्ट हुक ने वह आपकी थी डेड सेल। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं कि बताइए पहले आपका लिविंग सेल क्या डिस्कवर हुआ था या आपका डेड सेल, तो आप बताएंगे डेड सेल, जो कि आपका डिस्कवर करा था रॉबर्ट ब्राउन ने। और किसके अंदर देखा था, कॉर्क सेल, कॉर्क के अंदर। कॉर्क देखिए क्या होता है, कॉर्क आपका एक जो है सेकेंडरी टिश्यू है, सेकेंडरी टिश्यू जो कि होता है एक, जिसमें क्या होते हैं, डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गई थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात, एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा नॉलेज, और ये आपके काम आ सकती है एग्जाम में। फिर देखिए आए क्या कहते हैं, पेन का कलर चेंज कर दें। ठीक, एंटोनी वॉन लिविनहुक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। ठीक है, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वॉन लिविनहुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस, और फिर बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने आपका बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिलेवेंट ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ अ सेल। मतलब जैसा आपका फिर आगे चल के आपका माइक्रोस्कोप आपका डेवलपमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, जिसके कारण आपकी जो है आगे और स्ट्रक्चर को सेल के समझा गया और उसकी डिटेल क्लासिफिकेशन देते गए। चलिए थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स और देखते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल देखा था। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपका क्या देखा था, सेल देखा था। और एंटोन वॉन ल्यूविनहुक ने क्या करा था, क्या करा था, एंटोन वॉन ल्यूविनहुक ने पहले टाइम लिविंग सेल देखा था और रॉबर्ट हुक ने आपका जो है
डेड सेल देखा था। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, आपका न्यूक्लियस। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस को पहली बार देखा था। और इसमें जो आप जो एक्स्ट्रा नॉलेज जान सकते हैं तो वो कुछ बुक्स के नाम है, क्योंकि बुक्स के नेम एक्चुअली आपके एम्स वगैरह में पूछ लिए जाए थे, लेकिन अब आपका देखिए नीट और एम्स क्या हो चुका है, आपस में मर्ज हो चुका है। तो ठीक है, हम लोगों को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तो चलिए इनके बुक्स के नाम भी जान लेते हैं। ठीक है, आपका रॉबर्ट हुक ने की जो बुक का नाम है वह था आपका माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की बुक का नाम था। और वहीं आपके एवी ल्यूवेनहुक ने जो अपनी पूरी की पूरी थ्योरीज लिखी थी, ठीक है, पूरा का पूरा अपना लिविंग सेल्स का क्लासिफिकेशन दिया था, वो आपकी कौन सी बुक में दिया गया था, उनकी बुक का नाम था आपका द सीक्रेट ऑफ नेचर। द सीक्रेट ऑफ नेचर। ध्यान रखेंगे, पूछा जा चुका है एम्स जैसे एग्जाम्स में या जिपमर जैसे एग्जाम्स में। फिर देखिए और थोड़ा सा टर्म जान लीजिए आपका, जैसे साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी क्या होती है? देखिए, साइटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ द सेल को कहा जाता है साइटोलॉजी, मतलब सेल के अध्ययन को कहा का ब्रांच का नाम है आपका साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ साइटोलॉजी हैं आपके रॉबर्ट, जी हाँ, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, अपना पहली बार सेल की डिस्कवरी करी थी। कब करी थी? 1665 में इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। फिर देखिए अगला एक टर्म है आपका सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है? सेल बायोलॉजी, देखिए सेल बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अ सेल विद मोलिकुलर एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स। देखिए जब हम मेटाबॉलिज्म के एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं आप सेल की, ठीक है, या फिर आप जब स्टडी करते हैं सेल की मोलिकुलर लेवल पर, तो उस समय कहा जाता है आपका सेल बायोलॉजी। और वहीं आपका अगर साइटोलॉजी कब कहा जाता है, जब केवल आप स्टडी करते हैं सेल की। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है स्वानसन को। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज स्वानसन। और स्वानसन की बुक का नाम था दी सेल। अगर क्वेश्चन आपसे क्या आता है बताइए, द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो आपका आंसर रहना चाहिए दी स्वान। और अगर बुक का नाम पूछता है तो आप लिख के आएंगे दी सेल। ठीक है, तो चलिए अपनी स्लाइड की तरफ वापस चलते हैं। एक बेटा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और अभी अभी ध्यान आया मेरे को। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है एवी ल्यूवेन हुक ने आपका जो है सेल को कब देखा, ठीक है, मीन्स ईयर पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखेंगे जो उनका सेल उन्होंने लिविंग सेल जो डिस्कवर किया था वो उसका ईयर रहा था आपका करा गया था, जहाँ तक मेरे को ध्यान है 1674 में आपका जो है लिविंग सेल का डिस्कवरी करा गया था। वहीं आपके डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी ये आपकी 1665 में। 65। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हम्म, फिर ये आपका है सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, ठीक है, पहली जो सेल थ्योरी दी गई थी वो 1839 में दी गई थी। ठीक है, नॉर्मल जो सेल थ्योरी थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है आपको मॉडर्न सेल थ्योरी कब दी गई थी, तो आप लिख के आओगे कि आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई थी आपकी 1855। तो चलिए पहले हम लोग जरा पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने, क्या बोलती है सेल थ्योरी के बारे में एनसीईआरटी। पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं। In 1838, Sheldon, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form द टिश्यू ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो 1838 में जो है आपके शेल्डिन जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट थे, इन्होंने कई सारे प्लांट्स को एग्जामाइन करा, मीन्स अंडर ऑब्जर्वेशन लिया, और इन्होंने देखा कि जो है आपके जो प्लांट्स बने हैं वे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हैं, और वे ही सेल्स आपके
गैदर होकर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एट अबाउट द सेम पीरियड Schwann, 1839, a British geologist, studied different type of animal and reported that cell has a thin outlayer which today is known as a plasma membrane. क्वेश्चन बन गया, देखिए ये क्वेश्चन कैसा बनेगा कि आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने बताया, ठीक है, मीन्स किसने डिस्कवर करा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप जवाब देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके किसने करा है, देखिए श्वान ने करा है। कब करा था, 1839 में करा था। ही ऑल्सो कंक्लूड बेस्ड ऑन द स्टडी ऑन द प्लांट टिश्यूज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। और साथ में दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो डिस्कवरी करी थी, साथ साथ इन्होंने एक यूनिक कैरेक्टर फाइंड करा, मीन्स प्लांट सेल में इन्होंने एक यूनिक कैरेक्टर देखा था। और वो यूनिक कैरेक्टर क्या था आपका, प्लांट सेल में वह था आपका कि आपके प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखिए एग्जाम टाइम में प्रेशर इतना होता है कि बहुत से टाइम कंफ्यूज हो जाता है और एग्जामिनर ये क्वेश्चन पुट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि वह आपको ऑप्शन में दे देगा कि बताइए कि सेल वॉल इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ये बात किसने बताई थी, ठीक है। और ऑप्शन दे देगा आपको शेल्डीन, स्वान, रोडोल्फ विर्चो या XYZ जो भी दे, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन वहाँ प्रेशर इतना होएगा और आप सुनोगे, ठीक है, प्लांट सेल, और आपके दिमाग में आएगा कि भाई शेल्डीन होना चाहिए क्योंकि शेल्डीन एक बोटनिस्ट थे, लेकिन नहीं, आपका आंसर जाएगा स्वान, क्योंकि स्वान ने आपके एनिमल सेल्स के साथ साथ थोड़ा सा प्लांट सेल्स को भी देखा और बताया था कि भाई सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है आपके प्लांट सेल्स में। On the basis of this, Swan proposed hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and their product। और इसी बेस पे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दिया था, ठीक है। और वो हाइपोथेसिस क्या था, डेट बॉडीज ऑफ एनिमल और प्लांट सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब आपके एनिमल और प्लांट में जो कुछ भी बना है आपका किसका बना है, सेल्स का बना है या सेल्स के प्रोडक्ट का बना है। फिर उसके बाद देखिए शेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, और इसके बाद इन दोनों ने साथ मिलके सेल थ्योरी दी थी। और वो कौन सा ईयर था, 1839, ठीक है। हाउएवर लेकिन इसमें सेल थ्योरी में भी एक कमी थी, मीन्स ये सेल थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि सेल आ कहाँ से रहा है, ठीक है। ये तो बता दिया था कि भाई हर चीज़ सेल की बननी है, एनिमल हो या प्लांट या लिविंग भी, ठीक है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे थे कि सवाल ये था कि सेल आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। फिर बाद में आपका 1855 में एक साइंटिस्ट थे रोडोल्फ बर्चियो, वे आए, उन्होंने एक्सप्लेन करा कि भाई जो सेल आया है वह आपका प्री एग्जिस्ट सेल से ही आया है, ठीक है। वो स्टेटमेंट दी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए, ओमनिस सेलुला ई सेलुला आपका नीट का क्वेश्चन है, रहा है ये 2019 में, यही क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, यह क्वेश्चन आया है ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसकी स्टेटमेंट थी। तो आपको ध्यान रखना है रोडोल्फ विर्चो की, और ये स्टेटमेंट का मीनिंग है कि जो आपका सेल आया है वह आपका प्री एग्जिस्ट सेल से ही आया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ये थ्योरी दे दी तो फिर जो है आपका, फिर उसके बाद में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुए आपके, और फिर आपकी आई मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है, जिसमें कि फाइनली जो मॉडर्न सेल थ्योरी में आपके दो पॉइंट्स आ गए थे आपके। एक तो पहला पॉइंट तो ये था ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, और दूसरा नया पॉइंट जो आया था कि दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्ट सेल, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आ गए थे आपके मॉडर्न सेल थ्योरी में। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी कौन से ईयर में आई, तो आप बताएंगे 1855 में आई थी। और उसमें क्या पॉइंट आया था एक नया कि दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्ट सेल। तो चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें भी एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट के बारे में। एम्प्टी स्लाइड ये रही, ठीक है। तो 1855 में आपका ओमनिस सेलुला ई सेलुला रोडोल्फ बर्चो का स्टेटमेंट आ गया था, और इन्होंने बोल दिया था कि जो आपका सेल आया है वो प्री एग्जिस्ट सेल से आया है।
लेकिन इस बात को यह प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इस बात को आपका प्रूफ करा साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने। आप जानते हैं इट इज़ अ वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट इन बायोलॉजी, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में, ठीक है। और इन्होंने अपनी बात को प्रूव करा 1862 में, 1862, और साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करा था। और इन्होंने प्रूव कर दिया था कि जो रेडोल्फ बर्च्यू कह रहे हैं वह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डेट लाइफ कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्ट लाइफ और सेल कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्ट सेल। फिर ये यहाँ पर बात प्रूफ हो गई थी। और इसके बाद अपना जो है आपका लुइस पास्चर ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, और वो स्टेटमेंट थी ओमनी बाइवम एक्स वीवो। ये स्टेटमेंट आपके लुइस पास्चर ने दी थी, और इसका मतलब था कि लाइफ कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्ट लाइफ, ठीक है। और आपका ओमनी सेलुलर ई सेलुलर रोडोल्फ बर्च्यू ने दिया था, जिसका मतलब था सेल कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्ट सेल। चलिए चलिए फिर से हम लोग अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं, और हमने यहाँ तक आपका कवर कर चुके हैं। अब अगला है आपका जी ओवरव्यू ऑफ द सेल। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये स्क्रीन पर आ जाए, ठीक है। काम की बात पे चलते हैं सीधा। दिस कंटेंट, देखिए पहला पॉइंट इसमें, इनसाइड ईच सेल इज द डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। हर सेल के अंदर एक आपको डेंस स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये न्यूक्लियस में आपको देख क्या क्या मिलता है, देख न्यूक्लियस में मिलता है आपको क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सेल डेट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोट, ठीक है। जिनके न्यूक्लियस में प्रॉपर एक मेम्ब्रेन बना होता है उसको कहा जाता है यूकैरियोट। वेयर द सेल लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मीन जिसके बाहर कोई प्रॉपर एक तरह की बाउंड्री नहीं होती, ठीक है, मेम्ब्रेन से किसी बाउंडेड नहीं है न्यूक्लियस, तो उन सेल को कहा जाता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। देखिए कैरियोट का मतलब ही होता है आपका, कैरियोट का मतलब ही होता है आपका न्यूक्लियस। प्रो माने प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस में क्या था कि उसके बाहर कोई आपकी मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन नहीं थी। वहीं आपकी यू कैरियोट में क्या था, देखिए यू माने होता है ट्रू, कैरियोट माने न्यूक्लियस, ठीक है। मीन्स ट्रू न्यूक्लियस में क्या थी, एक मेम्ब्रेन बन गई थी। इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आपको एक साइटोप्लाज्म देखने मिलता है, एक मीन्स एक फ्लूइड मिलता है जो कि ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ अ सेल। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भाई मेन एरिया बताइए जहाँ पे आपकी सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप बताएंगे आपका आंसर जाएगा साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे कि आपका जो है सेल आपका लिविंग स्टेट में रहता है। चलिए आप ओवरव्यू को अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, मैं आपको इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट सीधा ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ओवरव्यू में आप क्या क्या बातें आपको ध्यान रख के जानी है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक ऐसा ही है जिससे आप एनसीईआरटी से रीड मार सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट वो मैं आपको करा देता हूँ, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको अलग यहाँ पे स्लाइड में करा रहा हूँ, ठीक है। मीन्स एनसीईआरटी तो कवर हो रही है लेकिन रीड मारना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। देखिए ह्यूमन बॉडी में अराउंड, ह्यूमन बॉडी में 200 टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। लर्निंग पॉइंट है, याद रखना है। फिर आपका जो है एनसीईआरटी ने कुछ यहाँ पर साइज दे रखे हैं वो आपको ध्यान रखना है। पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म याद रख के जाएंगे, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या जिसको हम आपको माइकोप्लाज्मा भी कह देते हैं, ठीक है। ये आपका स्मॉलेस्ट सेल है, इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज आपको ध्यान रखना है 3 to 5
माइक्रोमीटर। और क्वेश्चन और देखिए एनसीईआरटी क्या बताती है, आपका लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। थोड़ा हैंड राइटिंग गंदा है पर आप वॉइस से समझ सकते हैं, ठीक है। वो होता है आपका ओस्ट्रिच एग, आपका लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। फिर आपका आरबीसी, वो एनसीईआरटी बोलती है ह्यूमन आरबीसी का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर। और ये आपके जो है क्या होता है, ये आपकी जो 7 माइक्रोमीटर होती है ये डायामीटर होती है। अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो आपको क्वेश्चन क्रिएट करके देगा कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ ह्यूमन आरबीसी, ठीक है। और उस आपसे पूछ लेगा कि ह्यूमन आरबीसी की रेडियस का साइज बताइए। अगर आपसे पूछता है वो रेडियस का तो आप बताएंगे 3.5 माइक्रोमीटर। अगर वह आपसे डायामीटर पूछता है तो आप बताएंगे 7 माइक्रोमीटर। अगर वह आपसे केवल ये पूछता है ह्यूमन आरबीसी का साइज तो भी आप 7 बताएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पर 7 माइक्रोमीटर लिखा है। देखिए अगला एनसीईआरटी कहती है आपकी नर्व सेल है वह है आपकी लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल। और लॉन्गेस्ट शेप में कौन सी सेल है, आपकी नर्व सेल। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओवरव्यू मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार, कुछ नहीं है, सिर्फ एक आपको रीडिंग मानने वाला टॉपिक है। और आपको इसमें थोड़े पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वो काम हो जाएगा इससे ही। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर लगा के भी तो सारे क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे पूछे गए हैं। तो चलिए बेटा थोड़ा सा और अभी एनसीईआरटी ओवरव्यूज़ में वो क्या क्या बताती है उसे भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं और पेन का कलर चेंज कर दें। चलिए वो ये ले लेते हैं, ठीक है। और आपके ओवरव्यू में आपकी एनसीईआरटी बात करती है राइबोसोम्स की, ठीक है। थोड़ा सा साइज बढ़ा दी जाए, थिकनेस, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बताती है जो आपके राइबोसोम हैं वे आपके नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। मीन्स इनके बाहर किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बाउंड ऑर्गेनेली। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद आपको ऑर्गेनेली टर्म में प्रॉब्लम हो। देखिए ऑर्गेनेली क्या होता है, सेल के अंदर जो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है एग्जाम, ठीक है, और आपको या कुछ और भी मिल रहा है, ठीक है। मीन जो भी आपको सेल के अंदर मिल रहा है उन सारी बॉडीज को कहते हैं आप ऑर्गेनेली, ठीक है। तो राइबोसोम क्या है, सेल, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो आपको सेल के अंदर मिलती है, ठीक है। और ये आपकी ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि आपको यूकैरियोट सेल में ही मिलती है और आपको प्रोकैरियोट सेल में ही मिलती है। इसी के साथ राइबोसोम की एक विशेषता और है, और वो ये है कि आपका ये है सेल के साइटोप्लाज्म में भी मिल सकती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में मिलती है और साथ साथ ऑर्गेनेली के अंदर भी मिलती है। मीन्स राइबोसोम खुद एक तो क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और देखिए एक ये ऑर्गेनेली होने के बाद फिर भी आपके सेल की और ऑर्गेनेल्स के अंदर मिलती है। जैसे आप देखेंगे तो आप देखेंगे सेंट्रियोल में यह आपका मिल रहा है, और आपकी है माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर भी आप देखेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है, आपको ये राइबोसोम्स मिल जाएंगे। राइटिंग थोड़ा गंदा है पर मैं समझता हूँ आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि बोल तो रहा हूँ। और इतने मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे सब तो आपको आते ही हैं, तो ये आपने बायोलॉजी को चूज़ करा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओवरव्यू मैं आपको करा चुका हूँ और ओवरव्यू में थोड़ा सा मुझे लगता है एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट भी आपको दे देनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट में चलते हैं फटाफट। देखिए आपका स्मॉलेस्ट सेल क्या है, अभी मैंने बताया आपको, स्मॉलेस्ट सेल है आपका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम पीपीएलओ, मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आपका स्मॉलेस्ट, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे स्मॉलेस्ट सेल बताइए, सेल बताइए, सेल जिसमें आपका स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, ठीक है, जिसमें सेल वॉल भी हो, विद सेल वॉल, तो आपका आंसर जाएगा डायलिस्टर, ठीक है। नाम बहुत लंबा है, ध्यान से सुनिए, डाया लिस्टर, ये आर है, सही कर देते हैं इसे,
ठीक है, डाया लिस्टर न्यूमो सिंटिस, यस, सिंटिस बैक्टीरिया। ठीक है, डाया लिस्टर न्यूमोसिंटिस बैक्टीरिया आपका एक स्मॉलेस्ट सेल है जिसमें आपका सेल वॉल भी है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछ सकता है कि ठीक है, आपने बता दिया स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, तो और आपने बता दिया स्मॉलेस्ट सेल, तो अब बताइए आपका जो है लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सा है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लार्जेस्ट एनिमल सेल होता है आपका, जी हाँ, एग का ओस्ट्रिच एग। ठीक है, आपका लार्जेस्ट वो होता है आपका एनिमल सेल। ठीक है, और आपका पूछ सकता है लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, नर्व सेल, यही बता दिया आपको। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, अगर आपसे पूछता है लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, तो आपका आंसर रहेगा फाइबर ऑफ रेमी, फाइबर ऑफ रेमी, जिसका सेल का साइज होता है अराउंड 55 सेंटीमीटर। अब आप लगा लीजिए इसका एक एक सेल कितना बड़ा है। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका लॉन्गेस्ट प्लांट सेल में फाइबर ऑफ रेमी, जिसके सेल का साइज होता है आपका अराउंड 55 सेंटीमीटर। और आपसे और क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, हाँ एक क्वेश्चन आपसे ये भी कर सकता है कि यह बताइए लॉन्गेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, लॉन्गेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आपसे पूछता है लॉन्गेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, तो आप बताएंगे स्पाइरिलम, स्पाइरिलम ब्लोटन्स, स्पाइरिलम ब्लोटन्स आपका जो है लॉन्गेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है। चलिए फिर से अपना थोड़ा एनसीईआरटी में हमने देखिए ओवरव्यू कवर कर लिया है, लेकिन आप एक बार फिर भी रीड कर लीजिए। ओवरव्यू हो गया आपका, अब कहाँ चलते हैं, जी हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल होता कैसा और दिखता कैसा है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर आपको देखने मिलती है एक लेयर, जो कि होती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर आपको देखने मिलती है, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर रेड। ठीक, आपकी इसके अंदर होती है आपकी सेल वॉल, और आपकी सेल वॉल के अंदर होती है आपकी ये आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहर हो गई आपकी ग्लाइकोकैलिक्स, 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 ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और कैलिक्स का मतलब होता है कवर, मीन्स एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का कवर की ये बाहर, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का कवर है। ठीक है, आपके प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर। फिर ये हो गई इसके अंदर, हो गई आपकी सेल वॉल। ठीक है, रेड कलर से जो दिख रही है वो है आपकी सेल वॉल, और उसके अंदर दिख रही है वॉयलेट कलर से, वो मैंने यहाँ पे आपकी इंडिकेशन करी है आपकी, जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ठीक है, और इन तीनों का फंक्शन टुगेदर, इन तीनों का जो टुगेदर फंक्शन होता है वो होता है आपका प्रोटेक्शन। मीन्स ये प्रोकैरियोटिक सेल्स को क्या कराती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, और पीछे की तरफ आपको क्या एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है जो होता है फ्लैजिला, ये हो गया आपका फ्लैजिला, और आपका फ्लैजिला अराइज होता है आपका सेल वॉल से। किससे अराइज होता है, सेल वॉल से, लिखिए देते हैं सेल वॉल। ठीक है, यहाँ से आपका फ्लैजिला अराइज होता है, और आपका यहाँ पे ये होता है, देखिए इनफोल्डिंग हो जाती है कई बार आपकी सेल मेम्ब्रेन की, यहाँ पे ये इनफोल्डिंग हो जाती है और ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है जिसे कहते हैं मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है।
ठीक है। अगर ये आपकी इनफोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आपकी इनफोल्डिंग हो जाती है तो यह बन जाता है आपका स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम। और मीजोजोम में क्या प्रेजेंट होता है? मीजोजोम में प्रेजेंट होता है आपका रेस्पिरेटरी एंजाइम। और आपको देखने मिलता है अंदर की तरफ एक प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की नेचर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो हम बात करते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले समझते हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स बाकी में है क्या? देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स, देखिए बैक्टीरिया जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज आपका ये भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। और आपका माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल, मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं कि बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ठीक है, मीन्स बात कर रहे हैं हम इस समय बैक्टीरियल सेल की। ठीक है, और इसमें ग्लाइकोकैलिक्स, देखिए ग्लाइकोकैलिक्स आपका दो फॉर्म में होता है। पहली फॉर्म जो होती है वो होती है कैप्सूल, या तो ये कैप्सूल की फॉर्म में होगा या फिर ये होगा आपका स्लाइम लेयर की फॉर्म में। ठीक है, स्लाइम लेयर SLIMELAYER, स्लाइम लेयर। ठीक है, कैप्सूल की फॉर्म में होगा तो भाई कैप्सूल की फॉर्म में है तो इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, अगर ये कैप्सूल की फॉर्म में होगा तो ये आपको मीन्स बैक्टीरियल सेल को एक तरह का स्टिकी नेचर प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा? स्टिकी नेचर से वह मतलब किसी भी सरफेस पे जाकर अटैच हो सकता है ईजिली। अगर ये आपका स्लाइम लेयर में है तो ये आपका क्या करेगा? आपके बैक्टीरिया को डाइजेशन होने से बचाएगा, मीन्स उसे सूखने से बचा लेगा। तो चलिए अभी से थोड़ा सा डिटेल में करते हैं अब आगे, तो लेकिन उससे पहले एक बार एनसीईआरटी देखते हैं। ये हम कर चुके हैं। हाँ, ये रहा। प्रोकैरियोटिक सेल्स। हाँ, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, mycoplasma and PPLO, means pleuropneumonia like organism. दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर देन रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं और रैपिडली भी, मीन्स रैपिडली क्या करते हैं अपना डिवाइड होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं, मीन्स फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल्स। दे मे बी ग्रेटली इन अ शेप और साइज। ठीक है, यहाँ पे क्या कई सारी शेप और साइज में दिखाते हैं, लेकिन जो चार बेसिक शेप हैं बैक्टीरियाज की, वे हैं आपकी रोड लाइक जिसको कहते हैं बेसिलस शेप, कोकस जो कि होती है स्पेरिकल शेप, कोमा शेप जिसको विब्रियो बोला जाता है, और स्पाइरुलम जो कि स्पाइरल शेप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मीन्स कह सकते हैं भाई बैक्टीरिया सेल जो है काफ़ी सारी शेप्स में होते हैं, लेकिन चार कॉमन शेप जो हैं वे हैं आपकी बेसिलस जो कि रोड शेप होती हैं, कोकस जो कि स्पेरिकल शेप होती हैं, विब्रियो जो कि आपका कोमा शेप होता है, और आपका स्पाइरलम जो कि आपका स्पाइरल की शेप होती है। The organization of prokaryotic cells is fundamental similar even through prokaryotic exhibit widely a shape and function. All, देखिए अगले पेज पे चलते हैं। All prokaryotic cells have a cell wall surrounded the cell membrane except in mycoplasma. ठीक है, देखिए हर उस इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको जो है सेल वॉल देखने मिलती है, सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, लेकिन किस में नहीं देखने मिलती? ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, मींस माइकोप्लाज्मा में आपकी अगर पूछते हैं भाई ऐसा एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल बताओ जिसमें आपकी सेल वॉल एब्सेंट है, तो जो उसका आंसर जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में आपको सेल वॉल नहीं देखने मिलती, लेकिन वहीं अदर प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको सेल वॉल देखने मिलती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर। चलिए ठीक है। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड द सेल इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या करता है? उसकी मैट्रिक्स को फिल करता है। देयर आर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, देखिए नाम से पता चल रहा है प्रोकैरियोट, और मैंने आपको प्रोकैरियोट का मतलब ही बताया था, मीन्स एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है और न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ट, मीन्स वही बात कही जा रही है कि जो जेनेटिक मटेरियल है
बेसिकली नेक्ड है, नॉट एनवलप बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के अलावा एडिशन टू द जेनेटिक डीएनए, हाँ ठीक है, यहाँ पे एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए में बैक्टीरिया सेल हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जेनोमिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के अलावा बाहर की तरफ यहाँ पर क्या देखा जाता है आपका, एक मीन्स थोड़ा बहुत एक सिंगल सर्कुलर डीएनए देखा जाता है, ठीक है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, बाहर की तरफ क्या देखा जाता है, डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए देखा जाता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के अलावा। दीज स्मॉलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, और इस स्मॉलर डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड कोनिफर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, ठीक है, और ये फिनोटिपिक कैरेक्टर्स करता है, मीन्स सर्टेन इसमें यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं बैक्टीरियाज के लिए, और मीन्स जो प्लाज्मिड का आप इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, मीन्स जो आप प्रॉपर प्लाज्मिड पढ़ेंगे वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे बायोटेक में। तो चलिए हमने केवल अभी जान लिया कि भाई प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, और यह आपका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है मीन्स वो डीएनए, उसके अलावा मिलने वाला ये एक एक्स्ट्रा डीएनए है, और इसका बायोटेक में काफ़ी रोल है, ठीक है। ऑन सच कैरेक्टरिस्टिक is the resistance to the antibodies. In higher classes you will learn that the plasmid DNA is used as a monitoral bacteria transformation with foreign DNA, ठीक है, मीन्स ये आपको सब कुछ बता रहा है कि आप आगे चल के जाएंगे, मीन्स पढ़ेंगे आप क्लास 12th में, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और कुछ नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप जानते हैं किस में मिलती है, यूकैरियोट्स में मिलती है और प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब है न्यूक्लियर के बाहर मिलने वाली मेम्ब्रेन। No organelle like the one in eukaryote are found in prokaryotic cell except ribosome, ठीक है, ये वही वाली बात हो गई है, ये हम बता चुके हैं कि राइबोसोम आपका जो है प्रोकैरियोट्स में मिलता है और यूकैरियोट्स में मिलता है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, ठीक है, और आपका जो प्रोकैरियोट में कुछ यूनिक मिलता है, यूनिक, ठीक है, ये समझिए प्रोकैरियोट्स में आपको इंक्लूजन बॉडी मिलती है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती हैं, ये आपका बहुत थोड़ा बहुत रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती हैं। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट, ठीक है, जो प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका मीजोसोम। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मैं पीछे आपको देखिए यहाँ दिखा चुका हूँ, कौन गया डायग्राम, ये रहा। देखिए मैंने बताया था ना कि आपका जो है सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को इनफोल्डिंग कर लेता है, इसे ही कहा जाता है आपका मीजोसोम, मीजोसोम, और ये क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का। देखिए इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, दे आर द एसेंशियल इनफोल्डिंग ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। चलिए ठीक है, अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, लेकिन अगली स्लाइड पे बढ़ने से पहले एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिए, आप लोग जो है ये है आपका दे रखा है तो आप इन सब का साइज़ याद करके जाएंगे, जैसे आपका टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर, वायरस का साइज़ होता है 0.0 to 2.2 माइक्रोमीटर, टिपिकल यूकैरियोट सेल का साइज़ होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है, तो आप इस सब के साइज़ वगैरह याद करके जाएंगे, अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो। चलिए देखते हैं इस पेज पे क्या है, सेल एनवेलप एंड इट मॉडिफिकेशन, सेल एनवेलप एंड इट मॉडिफिकेशन।
Most prokaryotic cells, particularly bacterial cells, have a chemical complex cell envelope. ठीक है, सेल जो एनवलप है उसमें क्या होते हैं, काफ़ी केमिकल्स वगैरह होते हैं. The cell envelope consists of tightly bounded three-layer structure. The outermost glycocalyx, followed by the cell wall and the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब है सेल मेम्ब्रेन. देखिए डायग्राम बता चुके हैं आपको. ठीक है, इसी बात की बात हो रही है. सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट कवर. उसके अंदर सेल वॉल और उसके अंदर है आपका ये है, हाँ, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. चलिए, हाँ. Although the each layer of cell envelope perform distinct function, they act together as single protective unit. ठीक है, बता दिया गया था कि आपको ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन टुगेदर फंक्शन करती हैं एज अ प्रोटेक्शन का. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन cell envelope. The manner respond to the staining procedure developed by gram bees. Those that take the gram stain is gram positive and other जो ग्राम स्टेन को नहीं ले पाती, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. चलिए थोड़ा प्रॉपर समझते हैं. देखिए, सबसे पहले आपका बैक्टीरिया है. ठीक है, बैक्टीरिया को आपको ने स्टेन करा है किससे, क्रिस्टल वॉयलेट से. किससे स्टेन कर दिया आपने, क्रिस्टल वॉयलेट से. क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है. जैसे आपने क्रिस्टल वॉयलेट से बैक्टीरिया को स्टेन करा तो फिर जो है बैक्टीरिया विल बी स्टेन हो चुका है और यह इसका कलर चेंज हो गया. और ये कैसी हो गई है, अब इस समय आपकी ब्लूइश पर्पल इन कलर हो गई है. ठीक है, यह आपका केवल ब्लू कलर की रह गई है, ब्लू कलर की बैक्टीरिया हो गई है. फिर बाद में क्या करा आपने, इसे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डाला. इसके ऊपर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाला. फिर इससे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालने से क्या होता है, जो स्टेन फिक्स हो जाता है. ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड डालने से यह आपका स्टेन फिक्स हो गया है. ठीक है, मीन्स एक तरह का बैक्टीरिया जो है उस पर आपका स्टेन या कलर इसमें आपका लग चुका है, एक तरह का धब्बा लग चुका है. फिर उसके बाद में क्या करा, जब आपका यह स्टेन इस पर लग गया आपके बैक्टीरिया पे, फिर बाद में आपने वाटर और अल्कोहल डाला. क्या डाला, वाटर H2O और आपने अल्कोहल डाला. ठीक है, फिर जब आपने वाटर और अल्कोहल डाला, जिस बैक्टीरिया में से स्टेन मीन्स कलर बाहर निकल चुका था, वो थी आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और जिसमें आपका कलर रह चुका था वो थी आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. चलिए, और अभी एक स्लाइड की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, फिर बाद में देखा गया भाई ऐसा क्यों कि एक एक बैक्टीरिया में तो कलर रह रहा है लेकिन एक में स्टेन नहीं रह रहा, मीन्स कलर नहीं रह रहा. तो बाद में जब उन्हें हमने हमने इसे अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो हमने देखा कि भाई जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मीन जिसका कलर बाहर नहीं आया, उसकी जो सेल वॉल है उसमें देखने मिल रहा था आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन. क्या मिल रहा था, पेप्टाइडोग्लाइकेन. और वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो वॉल में आपको देखने मिल रहा था, सेल वॉल में देखने मिल रहा था आपको लाइपो पोली सैकराइड एंड पोरिन. ठीक है, ये केमिकल्स देखने मिल रहे थे. और साथ साथ आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन भी देखने मिल रहा था. मीन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दो चीज़ें देखने मिल रही थी, पेप्टाइडोग्लाइकेन भी देखने मिल रहा था. पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ आपको लाइपोपोलीसैकेराइड और पोरिन भी देखने मिल रहा था. वहीं आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल वहाँ पे सेल वॉल में आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन देखने मिल रहा था. और इस तरीके से हमने बैक्टीरिया को डिवाइड करा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में. चलिए अब थोड़ा सा वापस चल लेते हैं अपने उस पर.
हम्म zoom, थोड़ा सा पेन को थिन कर लेते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंस इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया, इट कुड बी लूज। देखिए इसमें क्या हो सकती है, एक लूज सीट हो सकती है जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं। इन सम वाइल इसमें एक थिक और टफ कवर हो सकता है जिसे कैप्सूल कहते हैं। इनके फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ अ सेल, ठीक है, आप सब जानते हैं कि जो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, शेप प्रोवाइड करना और एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना बैक्टीरिया को उसके बस्ट होने से या कोलेप्स होने से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल इन नेचर, सेमी परमिएबल इन नेचर मीन्स क्या होता है, मीन्स यहाँ से आपका चीज़ें अंदर बाहर आ जा सकती हैं, सारी नहीं लेकिन कुछ। एंड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू द यूकैरियोट्स, और ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये काफ़ी मिलता जुलता स्ट्रक्चर है आपका यूकैरियोट से। A special membrane structure mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extension in the form of vesicle, tubule और lamella, ठीक है, और ये एक्सटेंशन आपकी कई फॉर्म में हो सकती है, या तो ये वेसाइकल फॉर्म में हो सकती है, या तो वेसाइकल्स फॉर्म में हो सकती है, या तो ये आपकी ट्यूब लाइक फॉर्म में हो सकती है, ये लैमिला। ठीक है, ये इनके स्ट्रक्चर मीन्स जैसे ट्यूब्यूल इस तरीके से अंदर को अगर इनफोल्डिंग हो रही है तो ऐसे को कहा जाता है ट्यूब्यूल्स, और लेमिला एक फॉर्म होती है और बेसाइकल एक फॉर्म होती है। क्या द हेल्प इन सेल, और ये किस चीज़ में, द हेल्प इन सेल वॉल, अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। थोड़ा छोटा करा जाए साइज। ठीक है, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं मेसोसोम के फंक्शंस की। देखिए जैसे ये आपका जो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स में हेल्प करता है, ऑल्सो हेल्प इन मेसोसोम आपको हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, सिक्रेशन प्रोसेस में, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड इंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, तो ये सारे जितने मैंने अंडरलाइन करे हैं ये है आपके मेसोसोम के फंक्शन है। मैं चाहूँगा कि इन फंक्शंस की आप एक लिस्ट बनाएं और उन्हें याद करें। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, मीन्स साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, देयर इज द अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर विच कंटेन पिगमेंट्स। ठीक है, देखिए अगर आपका जो है मीन्स किसी और मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा किसी और मेम्ब्रेन का आपका अंदर की तरफ को एक्सटेंशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में, तो उसे कहा जाता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर में क्या कंटेन होता है, पिगमेंट कंटेन होता है। हाईलाइट कीजिए क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। एक मिनट दीजिए मैं पानी पी लेता हूँ। तो देखिए मेसोसोम क्या होता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होना किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। वहीं अगर आपका मेसोसोम के अलावा कोई और एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ अदर मेम्ब्रेन इनसाइड साइटोप्लाज्म, तो उसे कहा जाता है क्रोमेटोफोर, और उसके अंदर आपको पिगमेंट्स भी देखने मिलते हैं। चलिए, बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। आपके जो बैक्टीरिया सेल होते हैं वे आपके मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर वे मोटाइल हैं तो दे हैव अ थिन फिलामेंट एक्सटेंशन इन फॉर्म ऑफ सेल फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिलम। ठीक है, मैंने डायग्राम में बताया था कि आपका जो फ्लैजिला निकलता है वह आपका सेल वॉल से निकलता है। ठीक है, एक्सटेंशन कहाँ से होती है, सेल वॉल से होती है। बैक्टीरिया शो अ रेंज ऑफ in the number and the arrangement of flagella. Bacteria flagella is composed of three part: filament, hook and basal body। ठीक है, मतलब आपका जो ये आपका साइटोप्लाज्म सॉरी फ्लैजिला है, आपका तीन चीज़ों से मिलकर बना है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है सबसे लंबा जो है आपका फिलामेंट सबसे लंबा पोर्शन है, और ये एक्सटेंड होता है आपका सेल सरफेस से आउटसाइड को। बिसाइड फ्लैजिला, पिली एंड फिम्बरी ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द
बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्लैजिला के अलावा आपको दो चीज़ें और देखने मिलती हैं जो कि होती है आपकी प्लाई एंड फिम्बरी, और ये आपके सरफेस में मिलती है। चलिए इसे बना के दिखाते हैं। ये तो फ्लैजिला होगी येलो वाला, और ये इस तरीके से ये छोटे छोटे ये आपके हो गए, ये आपके सरफेस में मिलने वाले ये हो गए आपके फ्लैजिला या फिर पिलाई। अगर आपके ये पिलाई है तो ये प्लाई क्या फंक्शन करता है, ये प्लाई का रोल होता है आपका कॉन्जुगेशन में हेल्प करना। मीन्स एक सेल से दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल्स में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है जो कि आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर यह है आपका फिम्बरी, अगर आपका फिम्ब्राई है तो फिम्ब्राई क्या करता है आपका जो है सरफेस अटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, किसी सरफेस में अटैच करवाने में आपकी हेल्प करता है, आपकी हेल्प नहीं करता, मीन्स प्रोकैरियोट सेल्स की हेल्प करता है या बैक्टीरियल सेल्स की हेल्प करता है। देखिए कहाँ गया, द पिलाई इज इलोंगेशन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि आपका पिलाई एक स्पेशल प्रोटीन का बनना होता है, तो उस प्रोटीन का नाम है आपका पिलीन, पिलीन प्रोटीन। The fimbri are the small bristle-like fibers sprouting out the cell. In some bacteria, they are known to help in attachment of bacteria to rock, stream and also the host tissue। देखिए मैंने बताया था आपका सरफेस अटैचमेंट में, ठीक है, जैसे आपकी रॉक से हो गया, ठीक है, किसी टिश्यू से हो गया, तो सबको अटैचमेंट कराने में आपका फिम्ब्रे रोल प्ले करती है आपके बैक्टीरियल सेल्स में। चलिए आगे देखिए। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, कलर चेंज करते हैं। इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आपका जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें आपका जो राइबोसोम होता है किससे एसोसिएटेड होता है आपका होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, मीन्स अगर आपके राइबोसोम है तो ये इसके आसपास होंगे इस तरीके से। ठीक है सर, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास एसोसिएटेड होते हैं आपके राइबोसोम। देयर आर अबाउट 15 माइक्रोमीटर टू 20, सॉरी नॉट माइक्रो, नैनोमीटर। देयर आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज एंड दे आर मेड अप ऑफ सब यूनिट 50s एंड 30s। ठीक है, एस का मीन्स है यहाँ पे आपका सैडबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी हम आगे बात करेंगे। विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर एज 70s। ठीक है, देखिए देखिए 70s का मतलब है बैक्टीरिया में आपका दो सब यूनिट का बना होता है, 50s प्लस 30s। ठीक है, इसे याद रखना है आपको, लेकिन आप इसे मैथमेटिकल उस पर कैलकुलेट मत कर लीजिएगा वरना आपका 80 आएगा। ठीक है, ये बायोलॉजी है तो इसे बायोलॉजी के तौर पर रहने दीजिए और याद कर लीजिए कि आपका जो 70s है वो आपका जो है आपका 50s और 30s के उससे बना होता है। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन आपका सिंथेसाइज यहीं पर ही होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा चुका है कि राइबोसोम का फंक्शन बताइए, तो आप बताएंगे इट्स द साइट ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसाइज। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। ठीक है, देखिए आपके एक स्लाइड ले ली जाए, ठीक है, स्पेस से ये समझिए, ये है आपका mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और यहाँ पर आपके कई सारे क्या हो, यहाँ पर आपके कई सारे यह राइबोसोम जुड़ जाएं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा पॉलीराइबोसोम, आपका बन गया ये पॉलीराइबोसोम। और पॉलीराइबोसोम का दूसरा नाम क्या है, पॉलीसोम। दीज राइबोसोम द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू द प्रोटीन। ठीक है, तो मीन जब इस पे mRNA पे कई सारे आपके राइबोसोम जुड़े, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर बन गया आपका पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये जब ये राइबोसोम्स यहाँ पर आपके mRNA पे जुड़े तो इन्होंने आपका mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है,
रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, जो रिजर्व मटेरियल होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है आपका साइटोप्लाज्म में, किस फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडी क्या है? आपके नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और ये आपके क्या होती हैं? फ्रीली फ्लोट होती हैं साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ठीक है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, मीन्स इंक्लूजन बॉडीज क्या हो गई आपकी? एक तरह का ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने वाली